बाबूजी को नहीं बता सकते थे तो क्या हुआ, मुझे ही बता देते। अब क्या करूं, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में करना पड़ा कि मुझे तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, शादी मैंने ऐसे ही कर ली, लेकिन मैं रिसेप्शन पार्टी बहुत अच्छे से करूंगा। उसमें तुम अपने सारे अरमान निकाल लेना मेरी प्यारी बहना। हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर मेरी भाभी आई है, इकलौते भाई की इकलौती भाभी। हिमांशी का व्यवहार देखकर और उसका पहनावा देखकर सलोनी अपने मन ही मन सोच रही थी, मेरी ननद तो बहुत खूबसूरत, सुंदर और गोरी है। काश कि मैं भी इतनी गोरी और सुंदर होती तो अच्छा होता, लेकिन मैं अपनी ननद की जैसी नहीं हूँ, मेरा रंग सांवला है। सलोनी अपने मन में ऐसा सोचकर अपना मुंह लटका लेती है। कुछ देर बाद हिमांशी सलोनी को अपने भाई के कमरे में लेकर आती है। भाभी जी, आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं पर हूँ, आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगी और आपकी मदद करवा दूंगी। अभी तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है ननद जी, लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको तुरंत बुला लूंगी। आप चिंता मत करो, आपके अलावा इस घर में मेरा है भी कौन जो मुझे समझ सके। एक भाभी के लिए एक ननद बहुत मायने रखती है, आप तो इस चीज को समझती हो ना। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी भाभी, बिल्कुल समझती हूँ, आप चिंता मत करो, मेरे रहते इस घर में आपको कभी किसी चीज की परेशानी होगी ही नहीं। ऐसा बोलने के बाद हिमांशी अपने भाई के कमरे से बाहर आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद हिमांशी अपने कमरे में जाती है और एक नया सा सूट पहनकर अपनी भाभी के कमरे में आती है। अरे भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई हो, रुको मैं आपको तैयार कर देती हूँ। हिमांशी अपनी भाभी सलोनी को तैयार करने लगती है। तभी सलोनी देखती है कि हिमांशी ने बहुत सुंदर और प्यारा सूट पहना होता है। वो शीशे में अपनी ननद को देखते हुए कहती है, क्या बात है ननद जी, तुम्हारा ये सूट कितना प्यारा लग रहा है, तुम्हारे गोरे रंग पर खेल रहा है। मेरा रंग काला है ना, तो मेरे ऊपर ऐसे कपड़े अच्छे नहीं लगते। मैंने कई बार ऐसे कपड़े देखे हैं, लेकिन मेरा रंग और बेकार लगने लगता है। अरे भाभी कैसी बात कर रही हो आप, ये तो बहुत प्यारा कलर है और ये कलर भी मीडियम है, इसे गाजरी कलर बोलते हैं। आपको पता है ये कलर हर एक औरत के ऊपर जचता है, फिर चाहे वो काली हो या गोरी हो। आपको यकीन नहीं है तो रुको, मैं आपको ये सूट देती हूँ, फिर आप इसे पहन कर देखना, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। हिमांशी अपने कमरे में जाती है और दूसरा सूट पहनकर जो उसने पहना होता है उसे उतार के अपनी भाभी के पास ले आती है। भाभी ये लो सूट। अरे ननद जी, आपको ये सूट मुझे देने की क्या जरूरत थी, रहने दीजिए। अरे क्या हुआ भाभी, आप मेरी भाभी हो, मैं इतना नहीं कर सकती, चलो इसे पहनकर दिखाओ। हिमांशी के ऐसा कहने के बाद सलोनी हिमांशी की बात मान लेती है और सूट पहनकर अपनी ननद को दिखाती है। देखो ननद जी कैसा लग रहा है। पहले तो मुझे लग रहा था कि मेरे रंग के ऊपर ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे सामने रंग के ऊपर ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ क्यों नहीं भाभी, आपके ऊपर ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है। कलर कुछ नहीं होता भाभी, पहनने का तरीका होना चाहिए। आपके ऊपर ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है, आज से आप इसे अपने पास ही रख लो। हिमांशी ऐसा कहकर अपनी भाभी को तैयार करने के बाद मुंह दिखाई के लिए लेकर आती है, जहाँ सब बहुत अच्छे से उसकी मुंह दिखाई की रस्म करते हैं और सभी उसे शगुन देते हैं। साथ में हिमांशी भी एक प्यारा सा तोहफा अपनी भाभी को देती है। भाभी, मैं आपके लिए ये इतना प्यारा सा तोहफा लेकर आई हूँ, इसे हमेशा अपने पास ही रखना। आप तो बहुत अच्छे हो ननद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह हिमांशी अपनी नई भाभी के आने पर बहुत खुश होती है, लेकिन सलोनी बहुत ही चालाक होती है। उसे जो भी चीज हिमांशी की अच्छी लगती है वो उससे लेने के चक्कर में उसके सामने ऐसा दिखावा करती है जैसे उसके रंग की वजह से उसके ऊपर कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं। एक दिन सलोनी अपनी ननद के कमरे में आती है तो वो ननद के ड्रेसिंग टेबल पर बहुत महंगा महंगा मेकअप का सामान देखती है। कितना महंगा महंगा मेकअप का सामान है, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है, ऐसा सामान तो मैंने कभी देखा ही नहीं जिंदगी में। अरे भाभी आप यहाँ, कुछ काम था क्या आपको? नहीं कुछ काम नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही आई थी। वैसे ननद जी आपके कमरे में ड्रेसिंग टेबल पर ये इतना महंगा महंगा मेकअप का सामान, वैसे तो मैं भी सोचा करती थी कि मैं मेकअप करूंगी, लेकिन मेरा रंग सांवला है इसलिए मेरे रंग पर पता नहीं मेकअप खिलेगा या नहीं। अरे भाभी आप भी ना कैसी बातें करती हो और सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं होता, मेकअप हर चेहरे पर अच्छा लगता है। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। हिमांशी अपनी भाभी सलोनी के चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप करती है तो सलोनी को अच्छा लगता है। तभी सलोनी कहने लगती है, ननद जी बहुत बढ़िया मेकअप है आपके पास, काश कि मेरे पास भी होता। होने की क्या बात है भाभी जी, ये है ना, आप इसे रख लो, मैं अपने लिए और मंगा लूंगी, आपके पास रहे या मेरे पास रहे, कौन सी बड़ी बात है। सलोनी ये सुनते ही खुश हो जाती है। मेरी ननद बहुत अच्छी है, आप सच में बहुत अच्छी हो ननद जी, भगवान ऐसी ननद हर किसी भाभी को दे। ऐसा कहने के बाद सलोनी अपने कमरे में सारा मेकअप का सामान उठाकर ले आती है और उसे अपनी ड्रेसिंग टेबल पर लगाने लगती है। ननद के सारे सामान पर मेरा ही अधिकार है, मैं उनके पास कुछ नहीं छोड़ूंगी, सब ले लूंगी।
और उसकी बीवी सीता उसके बेटे चिंटू के साथ रहते थे। उसी गांव में एक तोता भी रहता था। उसका नाम था रघु। वो किस्मत का धनी था। जहां भी जाता वहां किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ती थी। एक दिन रघु उड़ते उड़ते उस गरीब परिवार के घर गया। रघु सोचता है, अरे वाह, लगता है यहाँ आज बहुत अच्छा खाना मिलेगा। मैं पेट भर के खाऊंगा। वो एक कटोरी में रखे अमरूद देखता है। अरे वाह, अमरूद, मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैं तो इसे पेट भर के खाऊंगा। रघु तोता अमरूद खाने ही लगता है। तभी सीता रघु को अमरूद खाते देखती है तो गुस्सा हो जाती है और उसे वहां से भगा देती है। भाग यहाँ से, न जाने कहां से आ जाते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ इनसे। सीता के भगाने के बाद रघु चुपचाप से एक कोने में रहता है। धीरे धीरे उस परिवार की बरकत होने लगती है। एक दिन रामू और सीता खाना खाते वक्त बातें करते हैं। आजकल हमारी बहुत तरक्की हो रही है, काम भी अच्छा चल रहा है। रामू कहता है। इस पर सीता कहती है, सच कहा, भगवान हमेशा ऐसे ही हम पर मेहरबान रहे। बेटा चिंटू भी कहता है, पिताजी, मुझे खिलौना लेके दो ना, मेरे सभी दोस्तों के पास है। रामू कहता है, ठीक है, जरूर लाऊंगा। सीता कहती है, कितने खुश है सब, मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे। एक तरफ ऐसी बातें होती हैं, तो दूसरी तरफ रसोई में रघु तोता भी अमरूद खाते रहता है। मजा आया, अमरूद खाया, मजा आया, अमरूद खाया, मजा आया। तभी सीता रसोई में आती है और रघु तोते को अमरूद खाते देख बहुत गुस्सा होती है। सीता रघु को बाहर निकालने के लिए पिंजरे में अमरूद रखती है। रघु जब अमरूद खाने लगता है तो पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाता है और वो उसमें फंस जाता है। मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचाओ। अगले दिन सीता पिंजरा उठाकर बाहर दूर उस रघु को छोड़ देती है। रघु के जाते ही उनके घर आई बरकत धीरे धीरे कम हो जाती है। उन्हें बहुत घाटा होता है। सीता कहती है, ये क्या हो रहा है? अचानक इतना कैसे बदल गया? अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। रामू कहता है, लगता है भगवान हम पर रूठ गए हैं। चिंटू भी कहता है, लगता है अब मुझे खिलौने भी नहीं मिलेंगे। और वो रोने लगता है और बाहर चला जाता है। कुछ दिन बाद रघु तोता फिर से उस घर में आता है। वापस आया, मैं वापस आया, अब मैं जमकर अमरूद खाऊंगा। रघु सीधा रसोई घर में चला जाता है और अमरूद खाने लगता है। कुछ देर बाद सीता रसोई में आती है और रघु को देख कहती है, एक तो घर में पहले से इतनी दिक्कत चल रही है और ऊपर से ये तोता मुझे और परेशान कर रहा है। सीता रघु को वहाँ से भगा देती है। रघु उड़कर किसी कोने में छुप जाता है। कुछ दिन बाद धीरे धीरे उस घर की बरकत वापस आने लगती है। काम भी अच्छे से चलने लगता है। एक रात जब रघु तोता अमरूद खाने जाता है तो पिंजरे में फंस जाता है। ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? एक तोते को शांति से अमरूद खाने क्यों नहीं देते? मैं कौन सा चोरी कर रहा हूँ? बस अमरूद ही तो खा रहा हूँ। तभी रामू वहाँ आता है और पिंजरे में रघु तोते को देख उसे बाहर छोड़ देता है। ये तोता भी कितना जिद्दी है, बार बार वापस आ जाता है। जैसे ही रामू रघु को छोड़ देता है, अगले दिन से फिर से उनके घर की बरकत जाने लगती है। काम में घाटा होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। रघु तोता घर आता है तो अचानक बरकत आती है और जब रघु तोता को बाहर निकालते हैं तो बरकत चली जाती है। एक दिन सीता रघु तोते के घर आने और बाहर जाने की स्थिति पर नजर रखती है। ये तोता जब भी घर आता है तो घर में बरकत आती है और जैसे ही ये घर से बाहर जाता है तो उसी के साथ बरकत भी चली जाती है। कहीं ये जादुई तोता तो नहीं है? अगली बार जब ये तोता घर आएगा तो मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। सीता रघु का बहुत इंतजार करती है, लेकिन रघु तोता दोबारा उस घर में कभी नहीं आता। पुर नाम के शहर में तेजस अपनी पत्नी नीरू के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते थे।
एक दिन तेजस गांव अपनी माँ के पास फोन करता है। हेलो, प्रणाम माँ। जीते रहो माँ, तुम दादी बनने वाली हो। अरे वाह, ठीक है बेटा, मैं कल ही आती हूँ। जब माँ जी शहर पहुंची तो बेटी बहू ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। लीजिए माँ जी चाय। अरे गर्मा गर्म पकोड़े ले आओ माँ के लिए। नीरू रसोई में गई और 2 मिनट में ही पकोड़े ले आई। जी ये लीजिए। बहू जादू से बनाए हैं क्या? अभी तो रसोई में गई थी। यमी। माँ जी, शीला रसोई में पकोड़े तल रही है, मैं बस लेकर आई। हे भगवान, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। अब तो गंगा जल से शुद्धिकरण करना होगा। दूसरे दिन, माँ जी मैंने नाश्ता बना दिया है, ऑफिस जा रही हूँ। पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। शीला आती ही होगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वो सब कर लेगी। हमारे जमाने में घर का सारा काम हम ही करते थे। जी माँ जी, आप बहुत होशियार हैं, मैं घर ऑफिस दोनों नहीं संभाल पाती। तो जरूरत क्या है घर से बाहर जाकर चाकरी करने की? वैसे भी घर का काम खुद करने से घर में बरकत आती है, समझी? पर माँ जी, पर वर कुछ नहीं, इस महीने की पगार मिले फिर ऑफिस बंद है। हाँ। रात को नीरू तेजस से कहती है, सुनिए जी, माँ जी बोल रही थी कि मैं नौकरी छोड़ दूं। वैसे ठीक ही तो है, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। फिर भी आराम कहाँ, शीला को छुड़ाने के लिए बोल रही थी। तो अब 24 घंटे में इतना काम तो कर ही सकती हो। पर जॉब पसंद है मुझे, घर पर मन नहीं लगेगा। अगले दिन जब दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे थे, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है इस घर में। माँ जी, आजकल महंगाई बहुत है, रहन सहन भी बदल गया है। दोनों नौकरी करते हैं तभी ठीक रहता है। अच्छा, तू कहना क्या चाहती है? मेरा बेटा तुझे बिठा के खिला नहीं सकता? तू ही इस घर का खर्च चला रही है, हैं? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब खूब समझती हूँ, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। हाँ। अब तो ये रोज का काम हो गया था। तेजस भी रोज की चिक-चिक से परेशान हो गया था। एक दिन उसने कहा, नीरू, वैसे भी तुम्हें मैटरनिटी लीव मिलने वाली है, तो अभी से छुट्टी ले लो। पर क्या, मेरी सैलरी अच्छी खासी है। आखिर नीरू ने रिजाइन कर दिया। जब बच्चा हुआ तो घर में सब बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद तेजस फाइल देख रहा था। क्या हुआ तेजस, कुछ परेशान लग रहे हो? अब हाँ, वो हमारी जितनी सेविंग्स थी वो तो हॉस्पिटल में और छठी के फंक्शन में खत्म हो गई है नीरू। और अभी वैसे मंदी चल रही है तो मैं बोल रही थी कल मुन्ना को हेपेटाइटिस का टीका लगवाना है। नीरू, क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब तेजस को समझ में आ रहा था कि उससे गलती हुई है। पैसों की कमी का असर घर के माहौल पर भी पड़ रहा था। अगले दिन, बेटा मेरा चश्मा और ये दवाइयाँ ले आना, पर्चा देते हुए माँ जी ने कहा। जी। तेजस, मुन्ना के लिए दूध का डिब्बा और डायपर भी ले आना, और ये किराने के सामान की लिस्ट है, इसे भी लाना है। तेजस गुस्से में लिस्ट मरोड़कर फेंकता है और चिल्लाता है, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ये ले आना, वो ले आना। अरे पर ये जरूरत का सामान ही है। वो गुस्से में बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया। अरे लंच तो ले जाइए। मिस बहू हमारी याद तो है ना आपको, भूले तो नहीं ना?
हाँ भाई, थोड़ी देर में ही सही, लेकिन चाइनीज बहू की कहानी आ ही गई। क्या हो रहा है ये देश में? चाइना ने तो आतंकी मचा रखा है। अरे क्या हो गया, क्यों चाइना को कोसता रहता है? भूल मत, तेरी ससुराल चाइना की ही है। हाँ माँ, पर ये देखना, लड़ाई झगड़े, ये बीमारी, ऊपर से ये देश कितना चालाक है, अंदर न जाने क्या क्या करता रहता है। तभी अंदर से बहू की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे क्या हो गया बहू, क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, ये देखिए, ये रूस ने यूक्रेन की हालत क्या कर दी है। ऊपर से चाइना में दोबारा लॉकडाउन लग गया है। माँ जी, अब क्या किया जाए? अरे तो तुम लोगों को क्या परेशानी हो रही है, मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। वो क्या है ना माँ, हम लोग चाइना जाने की सोच रहे थे, सांगसू के भाई की शादी है। तो क्या? अरे कौन सा उन लोगों के यहाँ भाई घोड़ी चढ़ता है जो बहन काजल लगा कर नेक लगी? माँ जी, उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी है, उसमें या तो पुतली रह सकती है या काजल। साले की पुतली निकाल कर काजल लगा दो, अंधा कहीं का। क्या क्या बोला तुम मेरे भाई के बारे में? अरे नहीं नहीं बहू, वो तो बोल रहा था कि तुझे नेग मिल जाएगा। हाँ, बहन है ना तो उसकी। नहीं नहीं माँ जी, मैं सब समझती, ये मेरे भाई का मजाक बनाते रहती। कितना सीधा है मेरा भाई, बिल्कुल छिपकली जैसा। नहीं नहीं बहू, सीधा गाय जैसा होता है। सही पकड़े हैं माँ जी। हाँ, तो मेरे भाई की शादी है, मैं चाइना जरूर जाऊंगी। तभी पड़ोसन आ जाती है। अरे नहीं नहीं बहू, तू कहीं ना जा, हम लोगों का मन कैसे लगेगा तेरे बिना। ले बहू, तेरे भाई के लिए ये शॉल रख ले, हमारी तरफ से गिफ्ट कर देना। अरे सब कितने अच्छे हैं, मेरी चाइनीज बहू को कितने प्यार से तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। सच में बड़ी भाग्यशाली हूँ मैं। कैसी बात कर रही है? ये तो हम लोगों के देश की एक खूबसूरती है कि हर किसी को दिल से अपना लेते हैं, बस वो भी दिल से हमें अपना समझे। कैसी बात कर रही है आंटी जी? मेरे लिए आप सब सासू माँ जैसी ही हैं। मुझे भारत बहुत अच्छा लगता है, ये सबसे अच्छा देश है, मेरा भारत महान। वैसे भी लड़की की शादी जहाँ होती है वो तो वहीं की हो जाती है ना। जीती रे बहू, सही बोल रही है। औरत तो होती ही पानी की तरह है, जो जहाँ जैसे रखे वैसे ही शेप ले लेती है। आंटी जी, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, समझ नहीं आया। नो प्रॉब्लम, मैं चाय बना कर लाती हूँ। फिर क्या, वो दिन भी आ जाता है जब बेटे बहू को चाइना जाना पड़ता है। वहाँ जाकर बहू का भाई कहता है, मेरे दाम आ गए, मेरे दाम आ गए। मैंने सबको बोला कि सब हिंदी में बात करेंगे, नहीं तो फिर नाराज हो जाएगी। थैंक्स बॉय, हिंदी मेरी भाषा है, आप मुझे उसमें बात करना अच्छा लगता है। आपने जीजा जी से मिलो। ओ बहन, तुम अंदर चलो। सभी बहू को अंदर लेकर चले जाते हैं, लेकिन सांगसू का पति, वो तो बेचारा चाइना के ससुराल के आंगन में अकेला खड़ा रहता है। काफी देर तक जब कोई उसे नहीं पूछता तो वो माँ को घर पर फोन करता है। हाँ बेटा, पहुँच गए ना कुशल मंगल? हाँ माँ, लेकिन सांगसू पता नहीं कहाँ है, वो तो अंदर गई है तब से बाहर आई ही नहीं। अरे कैसे बात कर रहा है, तो तू अंदर चला जा, तू बाहर क्यों है? अरे दामाद है तू वहाँ का, उन लोगों ने तुझे बिठाया, चाय पानी कुछ नहीं पूछा? नहीं ना माँ। तभी सामने से सांगसू आती है। आप अभी तक तैयार नहीं हुए और ये बैग लेकर क्यों कमरे से बाहर आए? इसे वहीं रख देती। कमरा? कौन सा कमरा? अरे कैसी बात कर रही हो, जब से तुम अंदर गई हो मैं बाहर ही तो खड़ा हूँ। बहू को बहुत हैरानी होती है और गुस्सा भी आता है। तभी उसका भाई और माँ आ जाते हैं। अरे सांगसू, अंदर खाना।
मरचू जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया, लेकिन उसे लकड़ियों के अच्छे दाम नहीं मिले। इस पर मरचू ने कहा, अरे भैया, इतने कम पैसे, इन पैसों में तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा। आप मुझे बहुत ही कम पैसे देते हैं। मैं इतनी मेहनत से लकड़ियां काट कर आता हूँ, लेकिन उनके पैसे मुझे बहुत कम मिलते हैं। भैया, तुम्हारी लकड़ियां होती ही इतनी कमजोर हैं कि मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। तुम्हारी लकड़ियों के बस इतने ही पैसे बनते हैं। अरे भैया, कुछ ज्यादा कर दो ना। वो क्या है ना कि इन पैसों का तो कुछ भी नहीं आता। मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा। भैया, तुम जाकर अच्छी लकड़ियां लाओ, तभी इन लकड़ियों का अच्छा दाम मिल पाएगा, वरना इन लकड़ियों का तो यही दाम है। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया और पैसे लेकर किराने की दुकान से सामान खरीदकर घर आ गया। घर पहुंचते ही मरचू की पत्नी सीता ने कहा, जी सामान ले आए आप? हाँ जी, सामान ले आया हूँ। सीता के चेहरे पर खुशी छा जाती है, लेकिन जब उसने सामान देखा, जी इसमें तो बहुत थोड़ा सामान है। हाँ सीता, मुझे पता है कि यह सामान बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास जितने पैसे थे, मैं उतने का ही सामान लेकर आ गया हूँ। इस तरह हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा जी? आपको तो पता ही है कि हम कितनी मुश्किलों से गुजारा करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इतनी मेहनत से अच्छी लकड़ी काट कर आता हूँ, लेकिन मुनासिब दाम नहीं मिलता। मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? अरे जी, आप परेशान न हो, आप कोई और काम देख लें। मैंने कई बार काम तलाशने की कोशिश की, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। ये सुनकर सीता भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। मरचू से सीता की परेशानी नहीं देखी गई। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, मैं फिर से जंगल की ओर जा रहा हूँ। अरे जी, अभी मत जाइए ना, वैसे भी शाम हो रही है। आप कल चले जाइएगा, अभी मत जाइए। ठीक है, अगर तुम रोक रही हो तो मैं नहीं जाता। मैं कल चला जाऊंगा। इसके बाद मरचू गांव में घूमने के लिए चला गया। तभी उसे एक आदमी मिला और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो भैया? और सुनाओ, क्या हाल चाल है? जिंदगी कैसे गुजर रही है? अरे भैया, तुम्हें तो पता है कि लकड़ियां काटकर कैसे गुजारा होता है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। और आसपास के जंगलों में अच्छी लकड़ियां भी नहीं है। इसके लिए तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे। मुझे बहुत डर लगता है भैया, मैं जंगल में कैसे जाऊंगा? हाँ भैया, जंगली जानवर तो होंगे, लेकिन अच्छी लकड़ियां तो वहीं से ही मिलेंगी। ये सुनकर मरचू बहुत ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन वह आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था। जंगल के किनारे की सारी लकड़ियां कट चुकी थी। अब सिर्फ जंगल के अंदर ही अच्छी लकड़ियां बची थीं। अगली सुबह मरचू लकड़ियां काटने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में आने के बाद मरचू ने कहा, अरे यहाँ पर तो लकड़ियां ही नहीं हैं। वो आदमी सही कह रहा था, लकड़ियों के लिए तो जंगल के अंदर ही जाना पड़ेगा। और जंगल के अंदर जाना क्या सही रहेगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वहां पर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे जो खतरनाक होंगे। अगर आज मैं जंगल के अंदर नहीं गया तो मैं आज घर पैसे लेकर नहीं जा सकूंगा, और फिर जब पैसे नहीं होंगे तो गुजारा कैसे होगा? मरचू जंगल के बाहर खड़ा सोचता ही रहा और फिर उसने सोचा, अरे यहाँ पर भी कोई मजबूत पेड़ दिखाई नहीं दे रहा जिससे मैं लकड़ियां काटकर घर ले जा सकूं। लगता है और अंदर जाना पड़ेगा। यही सोचकर मरचू जंगल के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने इधर उधर पेड़ देखे, पर उसे कोई भी अच्छा पेड़ दिखाई नहीं दिया। यह सोचकर मरचू जंगल के और अंदर चला आया।